सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। क्रांतिकारी भाषण जो बाबा साहब ने दिया था 24 सितंबर 1944 को मद्रास में, ऐसे स्पीच को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। इस स्पीच में बाबा साहब क्या कुछ बताते हैं, गोलमेज सम्मेलन में क्या कुछ घटित हुआ, उसी को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबा साहब आम जनमानस को। सम्मानित साथियों, कल के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश के दूसरे भाग को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। कल का जो विषय था शासक समुदाय बनाना, बहुजन समाज को शासक समुदाय बनाना ही हमारा लक्ष्य एवं हमारी आकांक्षा है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये लक्ष्य है और यही विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। यहाँ पर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में घटी घटना को बताते हुए क्या कुछ कहते हैं, हम अगला भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो जरूर आप बात करें। बावजूद इसके यदि आपने नहीं देखा है, लेकिन आगे का जो भाग हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जरूर आपको समझ में आएगा। बाबा साहब यहाँ पर ये घटना बताते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया हिंदुओं की तरफ से, लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था महात्मा गांधी ने, और इसलिए पहले गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो महात्मा गांधी पूरी तरह से समझ पाए। इसलिए बाबा साहब आज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहली बार स्पीच को लॉर्ड चांसलर से पहले, जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे पहले बोलने की इजाज़त मांगते हैं। और बाबा साहब को मालूम है कि वो इजाज़त साधारण तरीके से नहीं मिलेगी, ऐसे में वो बुखार आने का बहाना बनाते हैं सम्मानित साथियों, ताकि जब पहले समय मिलेगा तो ज़्यादा समय मिलेगा और सारी बातें यहाँ पर क्लियर कट बाबा साहब कहते हैं कि हम कह पाएंगे। और जब सारी बातें हम कह देंगे स्पष्ट तौर पर, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के भी काफ़ी कुछ बातें समझ में आएंगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। तो यहीं से अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं, इसलिए बुखार का बहाना बनाते ही मैंने लॉर्ड चांसलर साहब से पहले बोलने की इजाज़त मांगी। उन्होंने गांधी जी से उनकी आपत्ति के बारे में पूछा। उदारता दिखाते हुए गांधी ने मुझे बोलने की इजाज़त दे दी। करीब 1.5 घंटे तक मैं बोला। विदेश में इससे अधिक मैं कभी नहीं बोला। भाषण के बाद तबीयत ठीक न होने का बहाना सही था, ये साबित करने के लिए मुझे वहाँ से निकल जाना पड़ा। सामान्य साथियों, जैसे कहा ही जाता है कि एक झूठ छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, यहाँ पर बाबा साहब ने एक अच्छे उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी को हर बिंदु पर अपना पक्ष रखने के लिए बाबा साहब ने, चूंकि वो पहले गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा मेरे साथियों। अदरवाइज बाबा साहब कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन इस झूठ को हम झूठ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत के भविष्य को लेकर था, एक बहुत बड़े वर्ग के भविष्य को लेकर था निश्चित रूप से, इसलिए इसे हम झूठ नहीं कह सकते हैं। बाद में गांधी ने क्या कहा, ये जानने की उत्सुकता में पूरी रात जागने वाला पूरे लंदन में अगर कोई होगा तो शायद मैं ही अकेला व्यक्ति था। बाबा साहब कहते हैं, ठीक आधी रात परिषद की रपट मेरे हाथ आई। मैंने जल्दी जल्दी लिफाफा खोला और गांधी का कहा पहला वाक्य मुझे नजर आ गया। क्या कहा होगा गांधी जी ने, जरूर आप भी उत्सुकता में होंगे सम्मानित साथियों। महात्मा गांधी ने लिखा, बाबा साहब कहते हैं, अम्बेडकर का कहना मेरा मन मानता है, बुद्धि नहीं। यानी कि बाबा साहब ने जो कुछ भी कहा, महात्मा गांधी ने वहाँ अपने पहले सेंटेंस में कहा कि अम्बेडकर का कहना मेरा मन मानता है, बुद्धि नहीं। भाषण में जो कुछ मैंने सुझाया था, ठीक उनके उल्टा वह बोले थे। मुझे बेहद गुस्सा आया। सुबह नहीं था, लेकिन रात में मुझे थोड़ा बुखार चढ़ा। दूसरे दिन सुबह मैं परिषद गया। गांधी और अन्य सभी वहाँ मौजूद थे। सभा का कामकाज शुरू होते ही मैंने अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर से गांधी जी के कुछ प्रश्न पूछने की इजाज़त मांगी। मेरे और गांधी के बीच के झगड़े की यही वजह है। मैंने गांधी से 3 सवाल पूछे।
वो 3 सवाल क्या है ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा मेरे साथियों। पहला प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न था कि रियासत का प्रतिनिधि रियासतदार ही चुने, ये कहने की क्या उन्हें कांग्रेस से आज्ञा मिली थी? क्या कभी इस मसले पर कांग्रेस ने चर्चा की थी? इस बारे में बोलने का अधिकार क्या कांग्रेस ने उन्हें दिया था? दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा सवाल चुनावों के संदर्भ में था। कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि चुनाव परोक्ष रूप से हो, हम सबका इसके लिए विरोध था, लेकिन गांधी ने वह बात मानी। मैंने गांधी से पूछा कि क्या इसी तथ्य को स्वीकारने के कारण कांग्रेस द्वारा मिसजनों एनिवेशेंट का होम रूल बिल अस्वीकार नहीं किया गया था? तीसरी कौन सी बात पूछी थी मुझे याद नहीं है, क्योंकि 1944 का बाबा साहब का स्पीच है और गोलमेज सम्मेलन 1931-32 की घटना की बात हो रही है। अध्यक्ष ने गांधी से पूछा कि क्या वह जवाब देना चाहते हैं। गांधी ने जवाब देने से इनकार किया। हिंदुस्तान को डुबोने का पाप अगर किसी के हाथों हो रहा हो तो वह न मेरे हाथों हो रहा है, न अस्पृश्य वर्ग के हाथों हो रहा है, वह पाप हो रहा है गांधी, शास्त्री और ऐसे अन्य लोगों के हाथों से हो रहा है। आयरलैंड के हालात को हिंदू याद करें। 1916 में उस देश को एकजुट करने की आखिरी बार कोशिश की गई थी। दक्षिण आयरलैंड के कैथोलिकों की ओर से रेडमंड और आयरलैंड की ओर से सर एडवर्ड कार्सन के बीच बातचीत चल रही थी। रेडमंड ने जब उत्तर आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट पंथ के लोगों के लिए खास अधिकार देने की बात कही, तब कार्सन ने जवाब दिया, भाड़ में जाए आपके विशेष अधिकार, किसी भी तरह हो हम आपके आधिपत्य में ही रहना नहीं चाहते। क्या हमने कभी ऐसा कहा है? बाबा साहब ने आयरलैंड की इस घटना का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि वहाँ एक वर्ग ये कहने पर उतारू हो गया कि हम आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, यानी कि हम अलग देश में रहेंगे, हम अपना अलग देश डिमांड करते हैं, यानी कि देश का बंटवारा चाहते हैं। ये डिमांड वहाँ पे हो जाती है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि आप मुझे देखिए, एक बड़ा भाग भारत देश का अस्पृश्य वर्ग, जो कि साइमन कमीशन ने स्वीकार किया कि अलग घटक के रूप में अस्पृश्य वर्ग रहता है, और एक बड़ी जनसंख्या अस्पृश्य वर्ग की है, लगभग 8 करोड़ उस समय 1931-32 में। तब बाबा साहब कहते हैं कि क्या मैंने ऐसा कहा कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तब बाबा साहब कहते हैं किसी भी तरह हो हम आपके आधिपत्य में रहना ही नहीं चाहते। क्या हमने ऐसा कभी कहा है? ऐसा कहने के लिए हमारे पास ठोस कारण हैं और अधिकार भी है, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हम उनकी तुलना में बेहद विनम्रता से बात कर रहे हैं। हिंदू महासभा की तरह हमने अभी कहा नहीं है कि आपकी जनतंत्र की बातें असल में खुद की तानाशाही को ढकने के लिए दिया जा रहा झांसा है। हमने कहा आपको स्वराज चाहिए, लीजिए, हम आपको समर्थन देंगे, बस एक छोटी सी न्यायपूर्ण शर्त है। वो शर्त क्या है? ये जानकर निश्चित रूप से करंट दौड़ेगा हिंदुओं में। बाबा साहब कहते हैं हमें अपने हित संबंधों की रक्षा करने के लिए विशेष अधिकार दीजिए। कार्सन की तुलना में हमारी भूमिका काफी ऊंची स्तर की है। शास्त्री, गांधी या कांग्रेस का कोई नेता क्या ये कह सकता है कि हमारी ये भूमिका उदात्त नहीं, देश प्रेम से परिपूर्ण नहीं है? ब्राह्मणों द्वारा हम सिर्फ अधिकार मांगते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें अलग देश चाहिए। जबकि बाबा साहब पर कई बार आरोप लगाया गया, तत्कालीन मीडिया के द्वारा लगाया गया कि बाबा साहब अलग देश की मांग करते थे। नहीं साथियों, कभी नहीं। हमेशा बाबा साहब देश को, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करते हैं। और मजबूत कैसे होगा? जब सभी वर्ग, सभी संप्रदाय समानता के साथ रहेंगे, समान अधिकारों के साथ रहेंगे, उचित अवसर मिलेंगे, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा 2000 सालों तक हम पर किए गए भयंकर जुल्म भुलाने के लिए हम तैयार हैं। एक ही उम्मीद लिए कि अगर हमें विशेषाधिकार मिले तो देश के अन्य विशाल हृदय वाले लोगों की मदद से हम अपने समाज, क्या अपने राष्ट्र को सच्ची इंसानियत के और राष्ट्रीयता के हक दिला देंगे। राजनीति में इससे उदार, अधिक उदात्त और महान बनकर कौन दिखा सकता है?
इसीलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं कि कम से कम अब आप अपनी मानसिकता बदलिए और हम जो स्वार्थ त्याग कर रहे हैं, भविष्य के आश्वासन पर भरोसा कर हम जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं उसके बारे में ठीक से सोचिए। हम आपस में मिल बैठ कर बातचीत कर मसले को हल कर लेंगे। मैं एका करना चाहता हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में हिंदू समाज का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। जब जब हमने सिर उठाना चाहा तब तब उन्होंने हंसी में बात टाल दी। 1932 में पहली बार अस्पृश्यों का सवाल उठाया गया था, उन्हें मुसलमानों की बराबरी में रखा गया। उस समय मतदान कमेटी ने पूरे देश में घूम घूम कर हर प्रांत के अस्पृश्यों की संख्या गिनने की कोशिश की। उस वक्त सभी जगह मैंने यही देखा कि चाहे पुराने सनातनवादी हो या आधुनिक हो, अपने को व्यापक नजरिए वाले कहलाने वाले हों, सब यही कहते कि अस्पृश्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। संयुक्त प्रांत, बिहार, पंजाब, सब और यही हाल था। ऐसा क्यों? कारण साफ था, हमारे हिंदू भाई जानते थे कि सरकार की ओर से अस्पृश्यों के प्रतिनिधि अलग से विधिमंडल में लेने वाली है और जनप्रतिनिधियों की संख्या अस्पृश्यों की कुल संख्या के अनुपात में होगी, उसी पर निर्भर करेगी। सरकार का निर्णय बदलना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए वे ये सफ़ेद झूठ और फैला रहे थे कि अस्पृश्य वर्ग, अस्पृश्य नामक समाज अस्तित्व में ही नहीं है। 1932 में हिंदू ऐसा नीच षड्यंत्र कर रहे थे, आज वे कोई और दांव लड़ा रहे हैं। गांधी और वायसराय का पत्राचार प्रकाशित होने की बात आप जानते ही हैं। उसमें से 15 जुलाई 1944 का खत बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वायसराय ने कहा है कि युद्ध की समाप्ति पर हिंदुस्तान को आज़ादी देने के लिए अंग्रेज सरकार तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि उस समय जो संविधान लागू होगा वह हिंदुस्तान के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख घटकों को मंजूर होगा। वायसराय ने प्रमुख घटक कौन कौन से हैं इसकी भी जानकारी दी है, हमारे सौभाग्य से और हिंदू भाइयों के दुर्भाग्य से। उसमें अस्पृश्यों को भी एक घटक के तौर पर शामिल किया गया। मेरे साथियों, इस मामले में कुछ अखबारों ने हल्ला मचा रखा है कि वायसराय का ये कथन नया है और अंग्रेज सरकार की ओर से क्रिप्स ने जो योजना रखी थी उसमें ऐसा जिक्र नहीं था। इन सभी बातों से मुझे गुस्सा है। इस तरह का झूठा और दुर्भावनापूर्ण विचार वे क्यों करें समझ नहीं आता। हिंदू अखबार वाले और संपादक कुछ कहने से पहले जो कहने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करें और सब पता करने के बाद ही जो आलोचना करनी है वो करें। ये बताने की जरूरत नहीं कि साइमन कमीशन ने कितने आग्रह के साथ अस्पृश्यों के पृथक चुनाव क्षेत्र रखे जाने की सिफारिश की थी। अस्पृश्य समाज इस देश का एक पृथक और महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, ऐसा कहने की क्या किसी की हिम्मत है? गोलमेज परिषद में सरकार ने उन्हें अलग प्रतिनिधित्व क्यों दिया? गोलमेज परिषद में सम्मानित साथियों, आपको याद होगा बाबा साहब को बुलाया गया था अस्पृश्य वर्ग की तरफ से, अलग घटक मानते हुए, अलग समुदाय मानते हुए। बाबा साहब के जीवन संघर्ष का सारांश अगर आपको समझना है, आंदोलन समझना है, तो आप बस समझ लीजिए बाबा साहब ने ये सिद्ध कर दिखाया कि अस्पृश्य वर्ग जो है वो हिंदुओं से अलग घटक है। ये सारांश है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का भी। अस्पृश्य समाज हिंदुओं की कोई शाखा या जाति नहीं है, ये बाबा साहब कहते हैं। वह एक पृथक घटक है। बार बार बाबा साहब इस बात को कहते हैं। हम समझने को तैयार क्यों नहीं है? इसीलिए उसके प्रतिनिधियों को अलग से शामिल करा लिया गया था। इसी प्रकार संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट देखें, ये सब पुराना इतिहास है। इसके बाद कई बातें घटी, सो अस्पृश्य समाज एक अलग घटक है। मैं अपने हिंदू भाइयों को साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि इन सारी पुरानी कल्पनाओं को वो त्याग दें। मन में एक बात पक्के तौर पर गांठ में बांध लें कि अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, अब ये बात मानी जा चुकी है कि अस्पृश्य समाज हिंदुस्तान का एक अलग घटक है, हिंदुओं से अलग है। मैं उन्हें बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि वे इस बारे में किसी तरह के शक को अपने मन में घर ना बनाने दें। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जिन्ना की लेन देन संबंधी बातचीत के प्रमुख मसले के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना। लोग मुझसे पूछते हैं कि गांधी जिन्ना की लेन देन संबंधी बातचीत के बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं? इस लेन देन के बारे में क्या कहा जाए, यही मेरी समझ में नहीं आता। अब जिस तरह चल रहा है उस तरह केवल दो पक्षों के बीच
चल रही सुलह की कोशिश हमेशा संदेहास्पद होती है। तीसरे को लूट कर अपना फायदा ऐंठने का ये दोनों का षड्यंत्र है, ऐसा मुझे लगता है। जिन्ना गांधी से क्या चाहते हैं और गांधी जिन्ना को क्या देने के लिए तैयार है, मैं नहीं जानता, लेकिन डर जरूर लगता है कि जिन्ना को उनके हिस्से से अधिक अगर वो कुछ देंगे तो मेरे हिस्से में से निकाल कर देंगे। सो इस लेन देन से मुझे इतना डर क्यों लगता है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। गांधी की नीति का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि देश के सबसे बड़े पक्ष का समर्थन प्राप्त करना और कांग्रेस को और मजबूत बनाना और इसके सहारे का अंग्रेज सरकार को डराकर अस्पृश्यों की मांगों को परे हटाते हुए सुलह करने पर मजबूर करना। जाति मसल जब से क्षितिज पर उभरने लगे तब से अपने सार्वजनिक जीवन में गांधी ने कुछ किया है तो बस यही कि उन्होंने अस्पृश्यों को नजरअंदाज किया है। गांधी जी का जीवन संघर्ष यही है कि उन्होंने अस्पृश्यों को लगातार नजरअंदाज किया। मेरे साथियों, बाबा साहब का जीवन संघर्ष ऐतिहासिक है। बाबा साहब ने अस्पृश्यों को अलग घटक का दर्जा दिलाया। मेरे साथियों, सिद्ध कर दिया कि वास्तव में अस्पृश्य वर्ग हिंदुस्तान में एक अलग घटक के रूप में है। जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वैसे ही अस्पृश्य वर्ग है। और आगे चलकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली भारी संख्या में लोगों के साथ में। गोलमेज परिषद में गांधी ने मुझे अकेला करने की बहुत कोशिश की। हिटलर की भाषा में अगर बताना हो तो उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मुझे अकेला कर मेरा पूरा समर्थन नष्ट करने की कोशिश उन्होंने की। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी सफलता न मिलने के बाद कोई ईमानदार आदमी कभी नहीं करेगा, ऐसी बात उन्होंने की। मुसलमानों के पास जाकर उन्होंने बताया कि उन्हें जिन्ना की 14 शर्तें मंजूर हैं, लेकिन एक शर्त पर कि वे इस नालायक अस्पृश्य कुत्ते से इस विषय पर बातचीत नहीं करेंगे। इस बारे में मेरे पास लिखित सबूत है। इस तरह की शब्दावली महात्मा गांधी ने यूज की। मेरे साथियों, ये बाबा साहब बता रहे हैं और बता ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि हमारे पास लिखित सबूत है। गोलमेज परिषद में गांधी और लीग के बीच एक लिखित समझौता हुआ, मसौदा मेरे पास है। कम से कम इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अपना लक्ष्य क्या है उसे पहले से ठीक से समझ लें। एक बात अपने मन पर उकेर लें कि हमारा लक्ष्य और आकांक्षा है शासनकर्ता बने। मेरे सम्मानित साथियों, हमें समझना होगा बाबा साहब के जीवन संघर्ष को। बाबा साहब ने हम सभी को, हमारे बहुजन समाज को शासनकर्ता बनने की सलाह दी है। सो आपको याद हो जाएगा कि जिन आकांक्षाओं को हम सीने से लगाए खड़े हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, वो कोई छोटा या मामूली लक्ष्य नहीं है। कुछ एक नौकरियों या रियासतों के लिए ये लड़ाई नहीं है। हमारे मन की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। शासकों की जमात में शामिल होना ही हमारी आकांक्षा है। ये जानेंगे तो समझ आएगा कि इसे वास्तव में लाने के लिए कितने भागीरथ प्रयत्नों की जरूरत है। केवल निवेदन देने या शब्दों का कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है गांधी जी उसे टाल दें। गांधी को और सरकार को भी हमें ये बताना होगा कि इस बार हमने अपने मन में ठान ली है, तभी बात बता रहे हैं। सरकार को भी निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा। अब हम सरकार को टाल मटोल करने नहीं देंगे। एक बार दिए वचन का सरकार पालन करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि सरकार या अन्य किसी की स्वेच्छा पर निर्भर रहने का कोई तुक नहीं है। हमें अपने आप पर भरोसा करना होगा। हमें अपना जोरदार संगठन खड़ा करना होगा। अन्य सभी अड़चनें हमें परे हटानी होंगी। इस शहर के स्पर्शों में मुझे बेहद उत्साह महसूस हो रहा है। हो सकता है मेरे आने के कारण वह पैदा हुआ हो, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय कार्यक्रम करने भर से हमारी ताकत में इजाफा नहीं होने वाला। हम सबको एक राजनीतिक संगठन बनाना होगा। दुनिया को दिखाना होगा कि अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही समूचे अस्पृश्य समाज का एकमात्र संगठन है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण समाप्त होता है। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लक्ष्य क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज परिषद और राजनीतिक संगठन पर क्या कुछ वर्णन किया है। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने क्या सिद्ध करने की कोशिश की है, ये आप बता सकते हैं, अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। या यूँ कहें कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का सारांश आपकी नज़र में क्या है,
आप भी बता सकते हैं। सामान्य साथियों, आपके विचार जानने की हमें बड़ी उत्सुकता रहती है। जैसे ही आपका कमेंट सेक्शन में जवाब आता है, हम बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं और आपके जवाब आते ही हम उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और नमो बुद्धाय जय भीम भी वहाँ पर बोलते हैं। तो सामान्य साथियों, आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप देख सकते हैं, यहाँ दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान आप कर सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का। अब दीजिए इजाज़त। मुझे पूरा भरोसा है कि आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं और ज़रूर ऐसा करेंगे। इसी विश्वास के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। YouTube बटन आता है।